हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस MEZ09 वीडियो सीरीज। आज की वीडियो में हम ब्लॉक 7 रिमेम्बरिंग बेबीलोन के बारे में स्टडी करेंगे। रिमेम्बरिंग बेबीलोन जो है वो एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो डेविड मेलोफ ने 1993 में पब्लिश की थी। इसकी सेटिंग है 19th सेंचुरी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, एक ऐसे समय में जब यूरोपियन सेटलर और अबोरिजिनल कम्युनिटी के बीच में टेंशन का माहौल था। फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक मेडिटेशन है, आइडेंटिटी है, बिलोंगिंग और कल्चरल क्लैश पर। और हाँ, इसने 1996 का इंटरनेशनल IMPAC डबलिन लिटरेरी अवार्ड जीता था, जो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट दिखाता है। और जब हम ऑथर की बात करते हैं तो समझना जरूरी है कि डेविड मेलोफ जो है अपना बैकग्राउंड और अपना एक्सपीरियंस कैसे इस नॉवल में ऐड करते हैं, कैसे इस नॉवल में अपने एक्सपीरियंस को, अपने बैकग्राउंड को शो करते हैं। डेविड मेलोफ 1934 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। उनका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी यूनिक है। फादर साइड से वो लिबेंस हेरिटेज हैं और मदर साइड से इंग्लिश डेस्केंट। तो ये जो मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड है उनकी राइटिंग स्टाइल में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। मतलब कि उनके मदर का रिलीजन को छोड़ता, फादर का रिलीजन को छोड़ता, तो वो एक मल्टी, उनका जो बैकग्राउंड है वो मल्टी कल्चर हो गया। तो उनकी राइटिंग स्टाइल में ये क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। उनकी स्टोरीज में आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और डिस्प्लेसमेंट जैसे थीम्स बार बार हमें देखने को मिलती है। मैलोफ जो है सिर्फ एक नॉवलिस्ट नहीं है बल्कि एक पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी उन्होंने लिखे हैं काफी सारे। उनका स्टाइल लिरिकल है, मतलब कि लैंग्वेज जो है उनकी पोइटिक फॉर्म में देखने को मिलती है। तो वो पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं लेकिन उसमें ह्यूमन इमोशन और मेमोरी को डीप एनालिसिस होता है। और उनका पास्ट जो है, उनका एक्सपीरियंस है, वो हमें उनकी नॉवल में देखने को क्लियरली मिलता है। तो उनके कुछ फेमस वर्क हैं जैसे कि जोनो, जो कि उन्होंने 1975 में लिखा। ब्रिस्बेन का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये। एंड इमेजिनरी लाइफ जो है 1978 में लिखी गई थी। रोमन पोइट ओविड के एग्जाइल पर बेस्ड है ये। और ऑफ कोर्स रिमेम्बरिंग बेबीलोन 1993 में लिखी, जो ऑस्ट्रेलियन कॉलोनियल हिस्ट्री और क्रॉस कल्चरल इनकाउंटर को एक्सप्लोर करती है। तो रिमेम्बरिंग बेबीलोन का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही नॉवल की थीम को शेप देता है। स्टोरी जो है मिड 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में सेट है, एक ऐसा टाइम जब यूरोपियन सेटलर्स जो हैं नई कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहे थे अब ओरिजिनल लोगों के देश में। और इंडिजिनियस अब ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ उनका पहला कांटेक्ट हो रहा था, पहली बार उनके साथ मिल रहे थे वो। तो इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में एक टेंशन चल रही थी। एक तरफ यूरोपियन लोग जो थे वो अपने कल्चर, रिलीजन और फ्रेमिंग सिस्टम लेकर आ रहे थे, अपना नया कल्चर एक नए देश में लेकर आ रहे थे। दूसरी तरफ अब ओरिजिनल लोग जो अपने 1000 ऑफ ईयर ओल्ड ट्रेडिशन के साथ जी रहे थे, और उनको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा और सेटलर्स को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। तो नोवेल का जो मेन आइडिया है एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल फिनोमिनन से इंस्पायर्ड है। कुछ यूरोपियन सेटलर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली अब ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ रह गए थे और फिर उनका अपना वाइट आइडेंटिटी, उन्हें जो उनकी खुद की आइडेंटिटी थी, अब ओरिजिनल लोगों के साथ मिलने पर उनकी आइडेंटिटी ब्लर हो गई थी। डेविड मेलोफ ने 1993 में ये नॉवल लिखा जब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज काफी एक्टिव थे, मतलब एक लिटरेरी मूवमेंट जो कॉलोनियल हिस्ट्री को इंडिजिनियस और सप्रेस्ड पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता है। तो उस टाइम पर उन्होंने ये नॉवल लिखा। सो नॉवल एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है, ये कल्चरल क्लैश, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चंस उठ रहे थे उस टाइम पे, आइडेंटिटी के क्वेश्चन का एक्सप्लोरेशन भी है। तो अब हम मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिनके अराउंड ये नोवेल घूमता है, और इसके बाद हम प्लॉट समरी को देखेंगे। सबसे पहले है इसमें जेमी फेयरली, एक यूरोपियन लड़का जो बचपन में शिप से गिर जाता है और अब ओरिजिनल ट्राइब में आ जाता है और वहीं पला बड़ा। उनकी जो लैंग्वेज, उनका कल्चर उसने सीखा, पर जब सेटलर से वो मिला तो वो इन बिटवीन इंसान बन गया, ना पूरा वो वाइट था ना पूरा अब ओरिजिनल।
तो जोक मैक्लोवर है, उसके बाद एक स्कॉटिश सेटलर, स्ट्रॉन्ग, सेंसिबल, लेकिन नई सिचुएशन को लेकर थोड़े से क्यूरियस है, तो उनकी सोच काफ़ी प्रैक्टिकल है। जेनेट मैक्लोवर जोक की बेटी है। जैमी के साथ एक अलग कनेक्शन उसका बनता है, वो उसे इंसान के रूप में देखना स्टार्ट करती है, प्रिजुडाइज के बिना बिना उसे जज किए एक इंसान के रूप में देखती है, क्योंकि जो सेटलर्स थे उनके लिए अबोरिजिनल पीपल्स बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं थे, वो उन्हें इंसानों की तरह नहीं समझते थे। उसके बाद है लैकलन बेटी, एक यंग सेटलर है जो जेनेट को प्रोटेक्ट करता है और शुरू में जैमी को लेकर थोड़ा अनश्योर होता है कि जैमी सही इंसान है या नहीं। और फाइनली अब ओरिजिनल एल्डर्स जो जमीन के साथ अपना डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और मेलोफ के लिए ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है। तो ये कहानी शुरू होती है क्वींसलैंड मिड 19th सेंचुरी में। 3 वाइट सेटलर चिल्ड्रंस, लैकलन बेटी, सिस्टर जेनेट और मैग एक दिन खेल रहे होते हैं। तो ये सेटलर्स हैं, वाइट सेटलर्स, जो कि एक अजीब से आदमी को देखते हैं। ये अजीब आदमी कोई और नहीं है, जैमी है, जिसके कपड़े फटे हुए दिखते हैं, स्किन डार्केंड है और बातें जो है उसकी हाफ इंग्लिश में है, हाफ अब ओरिजिनल लैंग्वेज में, क्योंकि वो यूरोपियन था। बाद में अब ओरिजिनल लोगों ने उसकी देखभाल की। तो उनके जब सामने आता है सेटलर के सामने, तो वो अपने हाथ ऊपर करके कहता है, कि इंग्लिश में कहता है, डू नॉट शूट, आई एम अ ब्रिटिश ऑब्जेक्ट। तो जब वो इस तरीके से बोलता है तो सेटलर्स को ये लाइन, जो उसकी बोली गई लाइन है, बिल्कुल ऑड लगती है, क्योंकि उसके बोलने का तरीका, उसकी अपीयरेंस वाइट लोगों से मैच नहीं करती है। यहाँ से रीडर्स को समझ आता है कि जैमी एक ऐसा वाइट चाइल्ड है जो सालों पहले एक समुंदर में गिर जाता है, अपनी शिप से, यूरोपियन शिप से गिर जाता है, और अब ओरिजिनल के साथ बाद में रहने लगता है, क्योंकि अब ओरिजिनल लोग उसे लेकर आ गए थे, तो उन्होंने उसकी देखभाल की, तो उनके साथ वो रहने लगा। तो उसके बाद जो वाइट सेटलर्स के जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं, उसे अपने सेटलमेंट में ले जाते हैं। वहाँ मिक्स रिएक्शन उसे देखने को मिलता है, क्यूरियोसिटी का, जैसे लोग उसके ओरिजिन के बारे में गैस करते हैं, फियर, कुछ सोचते हैं कि वो अब ओरिजिनल का भेजा गया जासूस है जो हमारी जासूसी कर रहे हैं, और कुछ दुखी माहौल बनता है, जैसे कुछ कहते हैं कि बेचारा कंफ्यूज्ड या फिर बेघर है। तो सेटलर का जो सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी कॉलोनियल टेंशन में है, उनका रिलेशन अबोरिजिनल ट्राइब के साथ डिस्ट्रस्ट वाला है, क्योंकि अबोरिजिनल लोगों को सेटलर्स जो हैं बिल्कुल नापसंद करते हैं, तो उन्हें बस रहना पड़ रहा है, लेकिन वो रहना नहीं चाहते हैं यहाँ पर आकर। तो उनके साथ डिस्ट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है उनका जो रिलेशन है। तो जैमी जो है वो दोनों वर्ड्स का हिस्सा रहा है, क्योंकि वो यूरोपियन है, लेकिन शिप से गिरने की वजह से वो अब ओरिजिनल लोगों के साथ रहना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि बाद में वो अपने फैमिलीज के साथ में भी नहीं मिल पाया होगा। तो ये दोनों वर्ड्स का हिस्सा रहा है, एक सिंबॉलिक ब्रिज बन जाता है दोनों कल्चर के बीच में। तो लेकिन वो उनके लिए अनकंफर्टेबल ट्रुथ का रिमाइंडर करता है, दोनों के लिए अनकंफर्टेबल है, बाद में उसको खुद अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जब सेटलर्स के बच्चे उन्हें जैमी को अपने साथ ले जाते हैं, तो जैमी को एक फैमिली मिलती है, जो उसकी बाद में उसके साथ उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो जैमी को जोक मैक्लोवर और उसकी वाइफ एलन है जो अपने घर ले जाते हैं। इनिशियली देखा जाए तो एलन जो है वो थोड़ी सी क्यूरियस होती है, लेकिन जेनेट जो है वो उनकी बेटी है, जो कि जैमी को एक्सेप्ट करने लगती है। जैमी जो है वो फार्मिंग टास्क में उसकी फैमिली की उन फैमिलीज की हेल्प करने लगता है, लेकिन सेटलर्स के बीच में वो कभी फुल अच्छी तरह से बिलोंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसका कल्चर जो था अब ओरिजिनल लोगों जैसा हो गया था, उसकी कॉम्प्लेक्शन था वो अब ओरिजिनल लोगों जैसा हो गया था, क्योंकि बहुत सालों से वो अब ओरिजिनल लोगों के साथ रह रहा था। तो हर जगह विस्पर और र्यूमर्स चलते थे कि जैमी जो है अब ओरिजिनल मैजिक यूज करता है या वो डेंजरस है। तो एक टाइम पर आकर क्या होता है, अब ओरिजिनल विजिटर्स आते हैं उससे मिलने के लिए, जो और ज़्यादा सस्पिशियस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब ओरिजिनल लोगों के साथ वो पला बड़ा है और अब ओरिजिनल विजिटर सब उससे मिलने आ रहे हैं, तो ये सस्पिशियस हो जाता है थोड़ा सा। तो लैकलन जो है वो शुरू में बोस्टफुल बॉय होता है, बट जैमी के कांटेक्ट में आकर वो
जैमी के कांटेक्ट में आकर वो थोड़ा-सा मैच्योर हो जाता है और थोड़ा कंपेनिशिएट बन जाता है। तो जेनेट जो है जैमी को ह्यूमन बीइंग के रूप में अब देखने लगती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेटलर्स जो थे उस टाइम पर अबोरिजिनल लोगों को एज़ अ ह्यूमन डिस्क्राइब नहीं करते थे अपनी स्टोरीज़ में, अपने नॉवेल्स में। तो जेनेट जो थी वो जैमी को ह्यूमन बीइंग के रूप में देखने लगती है, उसके डिफरेंसेस को एप्रिशिएट करना स्टार्ट करती है। जोक जो है वो अपने अंदर के प्रेजुडाइज का सामना करता है और सीखता है कि फियर के पीछे इग्नोरेंस होती है। तो टेंशन पीक पे पहुंचती है जब कुछ सेटलर्स ओपनली डिसाइड करते हैं कि जैमी जो है उसको रिमूव करना चाहिए, उसको सेटलर के साथ अब नहीं रहना चाहिए। तो एक रात क्या होता है, जैमी जो है मिस्टीरियसली चला जाता है। कोई कहता है कि वो अब ओरिजिनल के पास वापस चला गया है, कोई कहता है कि उसे मार दिया गया है। तो ट्रुथ जो है अभी भी अननोन है, ट्रुथ बताया नहीं गया इस नॉवल में कंप्लीटली। तो ये एक अनकम्प्लीट सी स्टोरी होती है जिसमें ट्रुथ का मतलब सच का सामना नहीं किया गया। तो अब जैमी जो है वो कहीं चला गया, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया। तो कुछ सालों बाद जेनेट जो है वो ग्रोन अप है और एक नन बन जाती है। वो जैमी को याद करती है, उसके थ्रू उसने देखा था कि सिविलाइज्ड और सैवेज का डिफरेंस उतना क्लियर नहीं होता जितना लोग समझते हैं। तो एक सिविलाइज्ड और सैवेज कल्चर जो है, सैवेज जो कल्चर है उसमें जो डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है जितने हमें दिखाए जाते हैं। जैमी का जो एब्सेंस है उसके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन बन जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जैमी कहाँ गया और कैसे गया। तो ये उसके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन बन गया। तो बिलोंगिंग और आइडेंटिटी के नेचर पर तो मैलोफ जो है इस नॉवल की एंडिंग को एक इनिशियली ओपन छोड़ देता है। जेनी की जो एग्जैक्ट फेट है, जेनी के साथ क्या हुआ वो मिस्ट्री बन गया एक तरह से, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट रहता है। सेटलमेंट के लोग जो चेंज हो चुके होते हैं, चाहे वो एडमिट करें या ना करें, और लेकिन उनकी आइडेंटिटी, उनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत फर्क आ चुका होता है। तो इस तरह से ये था ME009 का ब्लॉग 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू ब्लॉग, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग फ्रेंड।